जय हिंद दोस्तों। जापान की प्राइम मिनिस्टर जो हैं टकाइची जी इंडिया के 3 दिन दौरे पर आ रही हैं। 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक आज जो है वो इंडिया की विजिट पर आ रही है, जिनमें बहुत सारे एरियाज़ पर जो है डील साइन होने वाली है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रुपी येन डील। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जापानीज मीडिया ने भी इसको कवर किया है कि जापान एंड इंडिया टू टेक स्टेप टुवर्ड्स द डायरेक्ट येन रुपी सेटलमेंट, और जिसमें डॉलर को डी डॉलराइजेशन किया जाता है। इंडिया और जापान जो है अपने रिलेशन को कहीं ना कहीं जो अमेरिका से इंसुलेट करना चाहता है, और ताकि उसकी इन्फ्लुएंस जो है, जैसे इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है जापान और इंडिया के रिलेशन पे ना पड़े। क्योंकि आए दिन जो है अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, जिसका जो है दो देशों और पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आगे क्या हो रहा है आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं टकाइची, वो इंडिया विजिट पर आ रही हैं, जिनका जो मेन उद्देश्य रहने वाला है वो ट्रेड को बूस्ट करना, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को दोनों देशों के बीच में बढ़ावा देना है। जापान ने यहाँ पर जो है डबल इन्वेस्टमेंट करने का भी वादा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 61 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये दोनों देशों के बीच में जो है ये 16th इंडिया जापान एनुअल समिट होने वाली है, जहाँ पे दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर जो है अल्टरनेटिवली जो है मिलते हैं। दोस्तों ये समिट जो है वो बहुत सारी एरियाज़ पर फोकस करने वाली है, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, पीपल टू पीपल टाई, और जिसमें बहुत सारी रीजनल और ग्लोबल इशूज़ को भी कंसीडर करते हुए उनको भी रिजॉल्व करने की जो है बात की जा रही है। तो आगे क्या इस डील में होने वाला है और क्या क्या इसकी मेन जो है पर्पज रहने वाला है, मैं इस वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो मेन उद्देश्य जो है इस डील का है वो है रुपी येन डील। पहले क्या होता था दोस्तों कि इंडिया को अगर कोई भी चीज़ जापान से परचेज करनी है, तो जो इंडिया के इम्पोर्टर हैं मंगानी है, तो वो पहले रुपी देंगे, फिर रुपया से उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर डॉलर जो है फिर येन में, जो वहाँ की लोकल करेंसी है जापान की, उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद में जापान से हम इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो जिसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन स्लो हो जाता है। बट अब जो है डायरेक्ट सेटलमेंट दो दो देशों के बीच में जो है होने वाला है, जिसमें जो इंडिया से इंपोर्ट करने वाले हैं वो डायरेक्टली रुपी में पे कर सकते हैं, जिसमें रुपी को जो है डॉलर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली रुपी से जो है येन में जा सकते हैं, डील कर सकते हैं। यहाँ से हम रुपी में पेमेंट करते हैं, वो डायरेक्टली येन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम डायरेक्टली बैंक विदाउट एनी रूटिंग, मतलब डॉलर की ज़रूरत नहीं है, बैंक टू बैंक सेटलमेंट भी यहाँ पर हो सकता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें इंडिया और जापान के लिए, तो इससे जो ट्रांजैक्शन कोस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और जो रिड्यूस एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको, जो फ्लक्चुएसन, जैसे मैंने क्या बताया कि आए दिन जो है अमेरिका ईरान पे बॉम्बार्डिंग कर देता है और बहुत सारी सैंक्शंस लगा देता है, उसको भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ट्रेड को इससे फास्ट किया जाएगा। ग्रेटर फाइनेंशियल रिजिलियंस जो है वो एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि मैंने बताया कि जब दो देश जो हैं आपस में एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो इसमें थर्ड पार्टी का कोई ज़्यादा रोल रह नहीं जाएगा, और वो ज़्यादा दो देशों के रिलेशनशिप को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, जिससे जो है हमारी डॉलर पे जो रिलायंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक और साइबर सिक्योरिटी की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि हम इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बात करेंगे, जिसमें दोनों देश जो हैं आपस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एआई, कंप्यूटिंग और बहुत सारे सेक्टर्स में, एआई से रिलेटेड सेक्टर्स में काम करने वाले हैं। और जब दोनों देश आपस में मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आउटपुट ज़्यादा निकल के आएगा, जिससे हमारे जो इनडायरेक्टली जो हमारे डिफेंस सेक्टर और हमारे जो मिलिट्राइजेशन जो जापान करने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी हेल्प होगी। तीसरा दोस्तों यहाँ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की भी बात की जा रही है, जिसमें जो दोनों देश जो हैं को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें दोनों देश मिलकर जो है डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की भी यहाँ पे बात की जा रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों देश कहीं ना कहीं जो है मिलिट्राइजेशन की ओर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी सबसे ज़्यादा बढ़ावा देने की बात की जा रही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि इतना ज़्यादा जो इंस्टेबिलिटी जो है इंडो पैसिफिक में रीजन में जो बढ़ती जा रही है, ईरान अमेरिका के वॉर के दौरान में भी कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी, जहाँ पे डायरेक्ट कमर्शियल शिप्स पे हमला किया गया, उसको भी यहाँ पे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दोनों देशों की जो टाइस हैं जो अगर बढ़ता है, उसको भी यहाँ तक काफ़ी हद तक कम किया जाए। सप्लाई चेन रिलायमेंट की भी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें जापानीज जो फर्म्स हैं वो, जो कि चाइना में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी जैसा हम सब जानते हैं, उसको जो है जापान जो है एक अल्टरनेटिव कंट्री जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहा था, और फाइनली उसने इंडिया से आके यहाँ पे डील साइन करने वाले हैं। और
क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने जापान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं, जिस पे वहाँ पे उनका कहना है कि जापान जो है मिलिटराइजेशन की ओर जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं चाइना को खतरा है। तो इसको भी नज़र में देखते हुए जापान ने यहाँ पर बहुत ही गुड डिसीजन लिया है, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा होने लगा है। यहाँ पे जापान की जो पॉलिसी है वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, जिस पे यहाँ पे इनका मानना है कि हम चाइना में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके साथ में हम चाइना पे कम्प्लीटली रिलाई ना कर हम एक और अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, जैसे इंडिया। 1400 से भी ज़्यादा जो जापानीज कंपनी जो हैं इंडिया में जो है पहले से इस्टेब्लिश हैं, इसको और भी जो है काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए। पाँचवा है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर 2.0, जिसमें कंप्लीशन ऑफ द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो अब चलने वाली है, वो दोनों जापान इंडिया जो है वो जापान के साथ में मिलकर जो है उसको रेडी कर रहा है। न्यू प्रोजेक्ट्स इन लॉजिस्टिक पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटीज़ भी यहाँ पे बनाई जाएंगी। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की भी यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें दोनों देश जो है कोलैबोरेशन में ग्रीन हाइड्रोजन, LNG, रिन्यूएबल और एडवांस एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पर भी बात करने वाले हैं, जिससे इनडायरेक्टली जो है इंडिया कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है उन पर डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया में कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी जो है इंडिया में देखी जाएगी, अगर ये डील जो है सक्सेसफुली साइन हो जाती है और इम्प्लीमेंट हो जाती है। यहाँ पे इंडो पैसिफिक लीडरशिप की भी बात की जा रही है, जैसे मैंने कि अब आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर कोऑर्डिनेशन जो है दोनों क्वाड जो है इंडिया और जापान दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो क्वाड के मेंबर्स हैं, इसमें से जापान और इंडिया दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। इनका मेनली मकसद यही है कि कहीं ना कहीं हमें अमेरिका और चाइना से इंसुलेट होना है, ताकि हम दोनों देश जो हैं अपनी ग्रोथ, अपनी मिलिटराइजेशन और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, AI, कंप्यूटिंग पे बहुत ज़्यादा काम कर सके और कहीं ना कहीं बाहर जो बाहरी देश है, जो वर्ल्ड है, उसकी इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, ताकि हम अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा काम कर सकें। तो इससे देखते हैं कि आगे क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।